नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान के इतिहास सीरीज में हम बात कर रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे। तो मेवाड़ का इतिहास हम आगे बढ़ा रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली क्लास में हमने देखा तो हम सिसोदिया शाखा में राणा सांगा तक की बात कर चुके हैं। आज सांगा पे ही हम चर्चा करेंगे। कल हमने सांगा का प्रारंभिक जीवन जो था उसके बारे में चर्चा की और किस तरीके से सांगा जो है वो उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी हुआ, ठीक है, और उत्तराधिकार संघर्ष में अपने भाइयों के साथ संघर्ष करते हुए और अंत तक यानी मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो चर्चा आज होगी इस राणा सांगा को लेकर। तो हम मेवाड़ में एक महान प्रतापी शासक के बारे में चर्चा करेंगे, राणा सांगा के बारे में, ठीक है। तो राणा सांगा के बारे में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, तो 1509 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक हुआ और 1509 से लेके 1528 ईस्वी तक, ठीक है, राणा सांगा का शासनकाल चला था। तो हमने राणा सांगा के बारे में यहाँ तक की बातें देखी थी। आज हम बात करेंगे कि सांगा का प्रारंभिक जीवन तो हमने देख लिया, लेकिन आज सांगा का राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, तो सांगा के पिता के बारे में आपको पता ही है, और राणा सांगा के जो पिता थे वो कौन थे? रायमल, ठीक है। कल हमने रायमल के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो सांगा के पिता हो गए रायमल, और माता के बारे में बात करें तो माता का नाम था रतन कंवर, है ना, माता का नाम रतन कंवर था। भाई के बारे में अगर बात आती है तो इनका भाई हम देखें तो कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज, ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज के बारे में भी हमने कल इनके बारे में पूरी जानकारी ली थी और मैंने आपको बताया कि मुख्य बातें हैं वो यहीं पे रख लीजिएगा। किसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे उड़ना राजकुमार, ठीक है, किसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसे धाबक राजा भी कहते हैं। और सिरोही के जगमाल के द्वारा जो जहर के लड्डू दिए कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो ये जो राणा सांगा है, इस राणा सांगा की कुछ उपनाम है, उपनाम। तो सांगा को कई सारे उपनामों से जाना जाता है। तो सांगा के उपनामों में अगर अपन बात करते हैं तो सांगा के उपनाम कौन कौन से हैं? तो सांगा के उपनामों में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो एक तो इसे राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पत, ठीक है, हिंदू पथ के नाम से जानते हैं। इस सांगा को साथियों हिंदू पति, हिंदू पति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इन्हें कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट। और एक इन्हें कहा जाता है साथियों सैनिकों का भग्नावेश, ध्यान रखेंगे। तो सैनिकों का भग्नावेश, ठीक है। और ये जो नाम दिया ना, ये नाम सैनिकों का भग्नावेश, ये कहा किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने, याद रखिएगा। ये किसने कहा है? तो ये जो नाम दिया है सैनिकों का भग्नावेश, ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बातें हम करेंगे कि सांगा के शासनकाल में सांगा से संबंधित अन्य शासक और सांगा के जो प्रमुख युद्ध हैं इनके बारे में चर्चा होगी। एक ग्रंथ है महाराणा सांगा के बारे में ही लिखा गया है, ठीक है, और पुस्तक का नाम भी महाराणा सांगा ही है। तो ध्यान रखिएगा, महाराणा सांगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाराणा सांगा पुस्तक है। और याद रखेंगे आप इसको कि महाराणा सांगा पुस्तक के लेखक, सांगा ये पुस्तक का नाम है। और महाराणा सांगा पुस्तक के जो लेखक हैं, पुस्तक के लेखक, और महाराणा सांगा पुस्तक के जो लेखक हैं प्यारे साथियों, ये हैं हरबिलास शारदा, याद रखिएगा, ठीक है। तो महाराणा सांगा पुस्तक के लेखक कौन हो गए? हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा ने पुस्तक लिखी है महाराणा सांगा। तो एक तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आगे की बात हम करेंगे। तो सांगा के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो जब सांगा मेवाड़ की गद्दी पे था तो सांगा के समकालीन अन्य रियासतों में, अन्य राज्यों में कौन कौन शासक था? तो यहाँ पे अपन बात करेंगे। देखो, तो सांगा के समकालीन अन्य शासक, सांगा के समकालीन शासकों पे अपन बात करते हैं। समकालीन शासक,
और सांगा के समकालीन शासकों में यहाँ पर ध्यान दीजिए दिल्ली, और सांगा के समय आगरा बस चुका है, याद रखिएगा ना। सांगा जब गद्दी पे बैठा है उससे पहले आगरा बस चुका है। सांगा 1509 में शासक बना और आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की जा चुकी है। तो दिल्ली और आगरा दोनों साथ में रहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ इसके समकालीन दिल्ली और आगरा का शासक था, ध्यान रखिएगा, एक तो सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, इब्राहिम लोदी, ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ये जो हैं ये दिल्ली और आगरा के शासक रहे थे सांगा के समकालीन। वहीं पे अगर बात करूं मैं गुजरात की, गुजरात और सांगा के समकालीन गुजरात का जो शासक है, ठीक है, सांगा के समकालीन गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। कौन था? महमूद बेगड़ा, ध्यान रखिएगा। सांगा के समकालीन गुजरात का शासक है महमूद बेगड़ा। ये जो महमूद बेगड़ा है इसे फतेह खां के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, इसी का नाम क्या है? फतेह खां। तो महमूद बेगड़ा और फतेह खां ये सांगा के समकालीन गुजरात का शासक माना जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सांगा के समकालीन मालवा का शासक, ध्यान दीजिएगा ना, तो सांगा के समकालीन मालवा के शासक पे बात करता हूं, मालवा। और सांगा के समकालीन मालवा का शासक है महमूद खिलजी सेकंड। हम महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा के समय पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। ये जब कुंभा था उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था। और यहाँ पे कौन है? महमूद खिलजी सेकंड, सांगा के समय यहाँ के। इसके अलावा अगर बात करें तो एक रियासत और थी, ईडर, ठीक है ना, ईडर। और ईडर का जो शासक था वो था राब भांड। हालांकि इसकी मृत्यु हो जाएगी, बाद में इसके पुत्रों के मध्य में यहाँ उत्तराधिकार संघर्ष होना है। तो ये जो है ना, ये सांगा के समकालीन प्रमुख शासक आ जाते हैं। अब इन शासकों के साथ सांगा का कहीं ना कहीं संघर्ष होना है, ठीक है। अब सांगा का कहीं ना कहीं संघर्ष होना है, तो उस संघर्ष में हम शुरुआत देखें तो सांगा के बारे में अपन बातें करते हैं। तो सांगा ने देखिए क्या हुआ कि इधर ये आपका राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली, और इधर यानी यहाँ पे है आगरा, ठीक है, दिल्ली और आगरा। और ये जो दोनों स्थान हैं ये लोदियों के पास है। तो दिल्ली और आगरा, आगरा बस चुका है। तो यहाँ का शासक जैसे अभी सिकंदर लोदी था, लेकिन सिकंदर लोदी के बाद में यहाँ पे इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, याद रखना, ठीक है। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा। और इधर अगर बात करें तो यहाँ गुजरात हो गया, और गुजरात का जो शासक है वो कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा, महमूद बेगड़ा, ठीक है ना। गुजरात में कौन है यहाँ? महमूद बेगड़ा, ये गुजरात का शासक हो गया। और इधर मैं बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों मालवा की। तो मालवा और मालवा का शासक कौन है यहाँ पे? महमूद खिलजी द्वितीय। ये सांगा के समकालीन उसके चारों तरफ से घिरे हुए जो शासक है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मालवा का शासक महमूद खिलजी हो गया। सांगा ने क्या किया कि सांगा का जो क्षेत्र था, ध्यान दीजिएगा कि ये मेवाड़ का क्षेत्र है, और सांगा ने अपना साम्राज्य विस्तृत करते करते ये मेवाड़, ये सांगा का क्षेत्र हो गया है। यहाँ तक सांगा क्षेत्र में है, ठीक है ना। ये सांगा का साम्राज्य यहाँ इधर भरतपुर तक विस्तृत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर भरतपुर तक यानी कि विस्तृत है। इधर दक्षिण पूर्व में सांगा का ही पूरा शासन है। इधर यानी कि पूरा बागड़ क्षेत्र, सिरोही वगैरह जो है वो पहले से ही सांगा के क्षेत्र में आ गए, कुंभा ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये यहाँ सांगा। अब मेन चीज ये आती है कि देखो ये सांगा, और सांगा ने अपना साम्राज्य यहाँ भरतपुर तक, भरतपुर से थोड़ा आगे जाए अपन तो आगरा आ जाता है, और थोड़ा ऊपर जाए तो दिल्ली आ जाती है। इधर आगरा का शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को अब चिंता होती है कि सांगा ने अपना साम्राज्य मेवाड़ से आगे बढ़ाते हुए सांगा अपने साम्राज्य को लगभग आगरा तक पहुंचा चुका है, यानी भरतपुर तक तो हो गया, भरतपुर से थोड़ी सी दूर है आगरा।
तो अब इब्राहिम लोदी को चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सांगा है एक कदम और आगे बढ़ा दे और आगरा उसकी कैपिटल राजधानी है। तो आगरा को खतरे में देखा इब्राहिम लोदी ने। तो अब इब्राहिम लोदी खुद अपने आप में बहुत बड़ी ताकत थी। तो इब्राहिम लोदी ने सांगा के आगरा के ऊपर अटैक के बारे में इंतजार नहीं किया। उसने खुद सांगा को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इस कारण इब्राहिम लोदी ने खुद ने सांगा पे अटैक कर दिया कि सांगा करे उससे पहले मैं कर दूं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं कि भाई मेरी तरफ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तुझे। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ से संघर्षों की शुरुआत होती है। और अब संघर्षों की शुरुआत हुई तो अब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, इनके बीच में अब यहाँ संघर्ष होते हैं। तो देखिए, प्रमुख घटनाएं हम पढ़ेंगे। तो सांगा के शासनकाल की हम प्रमुख घटनाएं पढ़ते हैं। प्रमुख घटनाएं, और प्रमुख घटनाओं में हम जाएं तो सबसे पहले एक इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इधर तो आपका राणा सांगा हो गया और उधर आपका इब्राहिम लोदी। तो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में सबसे पहले जो एक युद्ध हुआ कि इब्राहिम लोदी ने आके सांगा पे अटैक किया। सांगा का इंतजार नहीं किया, तो उसने यहाँ पे आके अटैक किया। और वो अटैक जो किया यहाँ पे, तो वो युद्ध हुआ प्यारे साथियों खातौली नामक के स्थान पे। कहाँ पे हुआ? खातौली। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है? तो इसे कहते हैं खातौली का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, कौन सा युद्ध है ये खातौली का युद्ध माना जाता है। और खातौली का जो युद्ध हुआ ये हुआ यानी कि 1517 ईस्वी में। कब हुआ? 1517। ध्यान दीजिएगा कि खातौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में। ठीक है, 1517। ये जो खातौली है उस समय ये बूंदी में थी। ध्यान रखिएगा, जब युद्ध हुआ तो ये बूंदी राज्य के अंतर्गत, बूंदी क्षेत्र में पड़ता था। वर्तमान में जो खातौली है ना, वर्तमान में खातौली कोटा में है। वर्तमान में कहाँ पे है? कोटा में। ध्यान रखेंगे ना। तो ये वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में कोटा में, याद रखना। ठीक है, तो प्रेजेंट में यानी कि कहाँ पड़ता है? ये कोटा रियासत के अंतर्गत आ गया, कोटा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। वर्तमान में ये कोटा में है ना। और उस समय जो था ये बूंदी में पड़ता था। अब यहाँ पे खातौली का युद्ध हुआ। तो खातौली का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ है? तो यहाँ पे खातौली के युद्ध के शासक देखेंगे। तो यह खातौली के युद्ध के बारे में अपन बातें करते हैं। तो यहाँ देखिए शासक। ठीक है, खातौली के युद्ध के शासक, तो किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ है? तो शासकों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो एक तरफ तो हमारा कौन हो जाएगा? राणा सांगा। ठीक है ना, एक तरफ तो राणा सांगा हो गए और दूसरी तरफ राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना। तो राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में यानी कि ये युद्ध हुआ था। अब बात ये आती है कि ये जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के समय में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। इस युद्ध का परिणाम लिखता था सांगा की विजय। ठीक है ना, कि इस युद्ध में सांगा की विजय होती है। सांगा की विजय हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन सांगा का एक हाथ कट गया इसी युद्ध में। सांगा का एक हाथ कट गया तथा पैर में तीर लगने से, पैर में तीर लगने से सांगा लंगड़ा भी हो गया। ठीक है, ये इस युद्ध का परिणाम रहा। हालांकि विजय किसकी हो रही है? सांगा की। कि सांगा की विजय हुई, लेकिन पैर में तीर लगने के कारण सांगा घायल होता है और सांगा फिर पैर से भी लंगड़ा हो जाता है। तो ये युद्ध आपका कौन सा रहा है? यहाँ पे खातौली का युद्ध है। खातौली का युद्ध 1517 में बूंदी में होता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। अब यहाँ पे बात क्या आती है? अब यहाँ पे बात ये होती है कि इस युद्ध के बाद अब इब्राहिम लोदी पराजित हुआ है। और इब्राहिम लोदी जब पराजित हुआ है तो इब्राहिम लोदी ने अपनी हार का कारण देखा कि भाई क्या कारण रहा था कि मैं हार गया। अपने पास सेना भी सब कुछ है, शक्ति भी है, पावर भी है, लेकिन क्यों हारे? तो अब हारने का कारण देखा। और जब यह हारने का कारण मिला तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हारने का कारण जो रहा था वो क्या रहा कि इब्राहिम लोदी जो है वो सांगा के क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा अंदर घुस के आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बातें ये आती हैं
तो यहाँ पे अपन यहाँ ध्यान देंगे कि इसके बाद में क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी को जब पता चला था कि भाई मैं थोड़ा ज़्यादा अंदर घुस गया और ज़्यादा अंदर घुस गया, तो यही यानी कि उसकी हार का कारण बन गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी ने सांगा के क्षेत्र में ज़्यादा अंदर ना जाके सांगा को अपने राज्य में बुलाया, मतलब अपने राज्य के नज़दीक बुलाया कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना उस पे अटैक किया जाए, जिससे कि मुझे अगर आवश्यकता पड़े तो आगरा से सहायता मिल जाए। तो इस कारण अब अगला जो युद्ध हुआ वो आगरा के निकट हुआ। इब्राहिम लोदी ने अपनी सीमा के निकट एक युद्ध के लिए स्थान को चिन्हित किया। और अब इसके बाद इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ प्यारे साथियों, ये खतौली का युद्ध हुआ था जो सांगा के राज्य क्षेत्र में थोड़ा अंदर जाके हुआ था। तो अगला जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में वो हुआ बाडी नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे हुआ? बाडी। तो अगला एक युद्ध हुआ दूसरा इन दोनों के बीच में ही बाडी नामक स्थान पे, बाडी। तो बाडी का युद्ध हुआ और ये बाडी का जो युद्ध हुआ ये हुआ 1518 ईस्वी में। ठीक है, कि बाडी का युद्ध हुआ 1518 में। ये जो बाडी पड़ता है ये वर्तमान में बाडी बसेड़ी ये कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। ध्यान रखना कि वर्तमान में धौलपुर में पड़ता है। तो ये बाडी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय में अगर यहाँ पे बातें देखें तो यहाँ के शासक कौन कौन थे, तो ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, तो शासक तो वो सेम ही हो जाएंगे। कौन कौन से? तो इधर राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा, है ना। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ। अब बात आती है कि इब्राहिम लोदी पहले इस युद्ध में हार चुका है, तो इस युद्ध के समय में ये जो इब्राहिम लोदी है इसने स्वयं ना आकर, क्योंकि अब की बार ये सांगा की ताकत को थोड़ा पहचान चुका है, तो इब्राहिम लोदी ने स्वयं नहीं आया। और इस युद्ध के समय इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापति भेजे, मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन फरमूली। ये सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी सेना को आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हालांकि हम परिणाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि परिणाम जो था इस युद्ध का भी सेम रहा, कि परिणाम रहा राणा सांगा की विजय। ध्यान दीजिएगा कि राणा सांगा की विजय हुई है इस युद्ध के समय में, है ना। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना कि इस युद्ध में कौन नहीं आया? इब्राहिम लोदी नहीं आया। तो इब्राहिम लोदी नहीं आया था, ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी नहीं आया। इसकी सेना का नेतृत्व किसने किया? फिर यह प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इसकी सेना का नेतृत्व, ठीक है, तो इसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मियाँ मक्खन और ध्यान रखना हुसैन फरमूली ने। ठीक है, सेना का नेतृत्व मियाँ मक्खन और हुसैन फरमूली। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन फरमूली ने किया था, फरमूली ने किया। ठीक है ना, एक तो ये चीज ध्यान रखना। तो युद्ध में जो विजय हुई है, युद्ध में विजय किसकी हुई थी? इस बाडी के युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई थी। और प्यारे साथियों, इसी युद्ध में विजय के बाद, कौन से युद्ध में? बाडी के युद्ध में। बाडी के युद्ध में विजय के बाद सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। याद रखना कि उत्तर भारत की जो शासन की धुरी थी ना, वो मेवाड़ की ओर घूम गई। उत्तर भारत के जो भी राज्य थे अब वो मेवाड़ को सर्वोपरि मानने लगे। मेवाड़ सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि अब तक दिल्ली सल्तनत जो थी ना वो एक मजबूत शासन क्षेत्र था। और अब आगरा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को राणा सांगा के द्वारा लगातार 2 बार हराया जा चुका है और बाडी के युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया, क्योंकि वो उसके नजदीक भी जाकर पराजित किया। तो इस युद्ध के बाद राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। कौन से युद्ध के बाद? तो बाडी युद्ध के बाद। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न है, ठीक है ना, कि बाडी युद्ध के बाद, बाडी युद्ध के बाद सांगा
उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। कौन से युद्ध के बाद? तो बाड़ी युद्ध के बाद शासक बन गया। उत्तर भारत की शासन धुरी जो है ना वो मेवाड़ की ओर घूम गई थी, याद रखिएगा। ठीक है कि उत्तर भारत की शासन धुरी और उत्तर भारत की जो शासन धुरी थी वो मेवाड़ की ओर घूम गई थी, मेवाड़ की ओर घूम गई। तो याद रखिएगा, तो एक तो ये बात कि जो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है वो बाड़ी के युद्ध के बाद कौन बन गया प्यारे साथियों? राणा सांगा बन गया। इसके बाद में अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। तो अगला जो संघर्ष हुआ है यहाँ पे, तो इधर याद देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी से 2 बार लगातार जीत चुका है। ठीक है ना, तो दोनों बार जीत गया है, पहली बार खातौली के युद्ध में, दूसरी बार बाड़ी के युद्ध में। सांगा बिजी चल रहा है इब्राहिम लोदी के साथ, और उधर यानी कि देखो मालवा का शासक है महमूद खिलजी द्वितीय, और महमूद खिलजी द्वितीय अब इस स्थिति का फायदा उठाता है कि उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने का अवसर मिला है, और अब उसने यानी कि यहाँ पे आक्रमण कर दिया है। अब यहाँ पे मालवा के शासक कौन है? यहाँ पे महमूद खिलजी द्वितीय, और महमूद खिलजी जो द्वितीय है ना, ये मालवा के शासक नासिर शाह का पुत्र है। नासिर शाह की मृत्यु के बाद में महमूद खिलजी द्वितीय जो है वो मालवा का शासक बना था। इस महमूद खिलजी द्वितीय को मालवा का शासक बनाने में जो सहायता उपलब्ध कराई थी वो चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने करवाई थी। यानी चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय जो है ना ये मालवा का शासक बना था। ये जो मेदिनी राय है ना, मेदिनी राय का मालवा के शासन राजनीति जो थी इसमें बहुत बड़ा यानी कि इसका हाथ था, प्रभाव था पूरे मालवा के राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, तो मालवा में अधिक प्रभाव था, मालवा के शासन क्षेत्रों में अधिक हस्तक्षेप था। इस मेदिनी राय को मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। जब मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बन गया था, तो इस महमूद खिलजी द्वितीय ने इस अमीरों जो सरदार जो थे, जो कुछ ऐसे विश्वासघाती षड्यंत्रकारी जो सरदार थे, उन सरदारों को कुचलने के लिए महमूद खिलजी द्वितीय ने किसकी नियुक्ति कर दी थी? महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय की नियुक्ति की थी। अब जब मेदिनी राय ने उन सरदारों को कुचला, ठीक है, तो उसके बाद जो मालवा के जो मुस्लिम सरदार थे वो यहाँ से नाराज हुए, और वो नाराज होकर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय की शरण में चले गए थे। और मालवा के मुस्लिम सरदारों ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय की सहायता से इस मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान शुरू किए थे। और जब मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान शुरू किए थे, तो मेदिनी राय पर जब अटैक हुए थे, तो मेदिनी राय ने मांडू दुर्ग जो था, मांडू का सुल्तान था उस समय, तो मेदिनी राय ने मांडू दुर्ग जो है ना, इस मांडू दुर्ग का प्रबंध अपने पुत्र नत्थू को सौंप दिया। और मांडू दुर्ग का प्रबंध तो नत्थू को सौंप दिया, और खुद मेवाड़ के सांगा की सहायता लेने के लिए मेवाड़ आ गया। गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय ने मेदिनी राय के पुत्र नत्थू की हत्या कर दी, और उसके बाद जब ये मेदिनी राय सांगा की सहायता के लिए मेवाड़ में आ गया, तो उधर से जो मालवा का सुल्तान, वो जो इधर यानी कि ये महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का जो शासक उस समय का था, तो इसको भी अब अवसर लगा कि हमें अब मेवाड़ पे अटैक कर देना चाहिए। और अब इसने मेवाड़ पे अटैक कर दिया यहाँ महमूद खिलजी द्वितीय ने। और महमूद खिलजी द्वितीय ने जब मेवाड़ पे अटैक किया, तो यहाँ ये क्षेत्र पड़ता है गागरोन। ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे? गागरोन। तो यहाँ पे ये जो गागरोन की जो जागीर थी ना, ये सांगा ने किसको दे रखी थी? मेदिनी राय को दे रखी थी। तो सांगा ने मेदिनी राय को ये गागरोन दे रखा है। तो इस अवसर का लाभ उठा के इस महमूद खिलजी द्वितीय ने कहाँ पे अटैक कर दिया? गागरोन पे अटैक कर दिया। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गागरोन का युद्ध हुआ, और गागरोन का युद्ध, अब देखो यहाँ सांगा आ जाएगा,
ठीक है, और इधर महमूद खिलजी द्वितीय। तो यहाँ पे अब अगला जो युद्ध हुआ है, अगला युद्ध आपका आएगा कौन सा, तो गागरोन का युद्ध यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे अपन गागरोन का युद्ध। चलिए देखो, गागरोन के युद्ध के बारे में बातें करते हैं यहाँ पे। गागरोन का युद्ध, और गागरोन का युद्ध हुआ प्यारे साथियों 1519 ईस्वी में, ठीक है ना। 1519 ईस्वी में यह गागरोन का युद्ध होता है। और गागरोन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तो आपको पता है कि इधर तो राणा सांगा वर्सेज मालवा का शासक कौन आ जाएगा यहाँ पे, महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है। तो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। और प्यारे साथियों यहाँ परिणाम जो निकला इस युद्ध का, तो परिणाम की जब बात होगी तो याद रखना परिणाम, और परिणाम निकला राणा सांगा की विजय, याद रखना, ठीक है। तो राणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध के समय की आप एक बात याद रखेंगे कि ये जो युद्ध हुआ है, ये कौन सा, गागरोन का युद्ध। इस गागरोन के युद्ध के समय में राणा सांगा की सेना का नेतृत्व जो किया था प्यारे साथियों, वो किया था हरिदास चारण ने। और इस युद्ध के समय में इस हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया, और इसे बंदी बना के यानी कि मेवाड़ में रखा गया था। तो याद रखेंगे कि युद्ध के समय सांगा की सेना का नेतृत्व, सांगा की सेना का नेतृत्व, और युद्ध के समय सांगा की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, हरिदास चारण ने किया था। किसने किया था, हरिदास चारण ने, याद रखना, ठीक है, कि हरिदास चारण ने किया। इस हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया था, द्वितीय को बंदी बनाया, ठीक है। तो इस महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया गया था। और बंदी बनाने के बाद जब इसको राणा सांगा के पास पहुंचाया गया था, तो राणा सांगा ने प्रसन्न होकर हरिदास चारण को चित्तौड़ राज्य देने की घोषणा कर दी थी कि संपूर्ण चित्तौड़ राज्य, जो चित्तौड़ क्षेत्र होगा वो हरिदास चारण का होगा। ध्यान रखना, राणा सांगा ने हरिदास चारण को चित्तौड़ का क्षेत्र देने की घोषणा की। लेकिन हरिदास ने लेने से इनकार किया, यानी कि उसने मना कर दिया कि नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, आपका राज्य आप संभालो, मैं तो आपका सेवक हूं, ठीक है। तो लेने से इनकार कर दिया साथियों। और जब हरिदास चारण ने इस क्षेत्र को लेने से इनकार कर दिया, तो चित्तौड़ क्षेत्र के 12 गांव, ध्यान रखिएगा, कितने गांव, 12 गांव, 12 गांव हरिदास चारण को दिए गए थे, याद रखना, हरिदास चारण को दिए गए। तो उपहार स्वरूप 12 जो गांव हैं वो हरिदास चारण को दिए गए थे, ठीक है ना। तो याद रखना, दिए गए, यानी संपूर्ण चित्तौड़ देने की घोषणा की थी राणा सांगा ने। तो प्रसन्न होकर कि जो चित्तौड़ है ना वो आज से तेरा, लेकिन नहीं लिया हरिदास चारण ने कि नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए,
मैं तो आपका सेवक हूँ, आप ही चलाइए अपना राज्य और मैं तो बस इसी में खुश हूँ। तो उसके बाद भी उसको उपहार स्वरूप कितने क्षेत्र, चित्तौड़ क्षेत्र के कितने गांव, 12 गांव जो थे ना, वो इनाम स्वरूप दिए गए थे। तो एक तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर अपन बातें करते हैं तो देखो यहाँ ये जो राणा सांगा है, राणा सांगा, इस राणा सांगा का गुजरात के साथ विवाद हुआ। ठीक है, अब गुजरात के साथ विवाद हुआ है, यहाँ पे विवाद हुआ, और राणा सांगा का जब गुजरात के साथ में साथियों विवाद हुआ, विवाद, तो ये विवाद हुआ था किसके समय में कि इस जब सांगा यहाँ गद्दी पे था तो राणा सांगा के समय ईडर का जो शासक था ना, ईडर का शासक वो था राव भांड। कौन था? राव भांड, याद रखना। देखो सांगा के समय ईडर का शासक, ईडर गुजरात में, तो ईडर का जो शासक था ना, ईडर का शासक था राव भांड, राव भांड था। ठीक है, अब राव भांड की हो जाती है मृत्यु, और राव भांड की मृत्यु होती है तो राव भांड के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सूर्यमल और एक का नाम था भीम। ठीक है, कि राव भांड के कितने पुत्र थे? 2। तो राव भांड के पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे, और इसके पुत्रों के बारे में देखें तो एक का नाम था सूर्यमल, और दूसरा था भीम। ये इसके 2 पुत्रों के, एक का नाम था सूर्यमल और दूसरे का नाम क्या था? भीम था। बात होती है कि राव भांड की मृत्यु के बाद जो सूर्यमल है ना, ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, कि राव भांड की मृत्यु हुई, राव भांड, और राव भांड की मृत्यु के बाद ये जो सूर्यमल है ना, सूर्यमल गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो अब राव भांड की मृत्यु हो गई, तो राव भांड की मृत्यु के बाद अब यहाँ ईडर की गद्दी पे कौन बैठा था? सूर्यमल जो है ना, ये सूर्यमल यहाँ की गद्दी पर बैठा था, लेकिन 18 महीने लगभग 1.5 साल तक इसने शासन किया, और जब 1.5 साल तक उसने शासन किया था तो अब सूर्यमल के स्थान पे उसका पुत्र रायमल गद्दी पे बैठा। ठीक है, सूर्यमल की मृत्यु होती है, और सूर्यमल की मृत्यु हो गई लगभग 1.5 वर्ष बाद। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र, इसी सूर्यमल का पुत्र था, और सूर्यमल का पुत्र है रायमल। ध्यान रखना, रायमल जो है ना, रायमल इस यहां शासक बना, गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इस भीम ने, जो राव भांड का पुत्र यानी सूर्यमल का जो भाई था, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो रायमल कि ये जो अल्पायु थी, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, तो रायमल की अल्पायु का फायदा उठाया, और रायमल की अल्पायु का फायदा उठाकर उसका चाचा जो था ना भीम, तो चाचा भीम जो है वो अब गद्दी पर बैठ गया। लेकिन यहीं पे देखें, लेकिन रायमल की अल्पायु, और रायमल की अल्पायु का फायदा उठाया, फायदा लेकर उसका चाचा भीम, जो भीम है, ठीक है ना, कि उसका चाचा जो है ना भीम, ये भीम शासक बन गया, याद रखो। अब जब ये शासक बन गया तो अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो रायमल था ना, रायमल अपनी सहायता के लिए, ठीक है ना, कि रायमल जो है, ये रायमल अपनी सहायता के लिए मेवाड़ के राणा सांगा के पास गया। ठीक है ना, याद रखिएगा कि रायमल जो है वो सहायता के लिए किसके पास गया था? मेवाड़ के राणा सांगा के पास गया, ये सांगा के पास पहुंचा। अब जब ये सांगा के पास पहुंचा तो सांगा ने इसकी सहायता की, और सांगा ने इसकी सहायता करते समय सांगा ने अपनी पुत्री का जो विवाह है ना, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दी? पुत्री की सगाई कर दी रायमल के साथ। तो सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अपनी पुत्री की जो सगाई थी ना, वो सगाई रायमल से कर दी, तथा
सांगा ने किसको पराजित कर दिया? भीम को। ये जो भीम गद्दी पे बैठा था ना, भीम, तो सांगा ने भीम को पराजित किया, भीम को पराजित कर दिया। और सांगा ने भीम को पराजित कर रायमल को कहाँ का शासक बनाया? माल या ईडर का। ठीक है, तो रायमल को ईडर का शासक बनाया। याद रखिएगा, ये मतलब ईडर के इस उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर, ठीक है, कि ईडर के इस उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मेवाड़ और गुजरात के मध्य में वैमनस्यता हुआ था। ठीक है, और यहां से यानी कि अब ध्यान रखना है कि ईडर का जो शासक है, अब भारमल को पराजित करके यानी कि यहाँ रायमल को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। तो इस ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या आएगा? राणा सांगा और गुजरात के साथ विवाद का कारण। ठीक है ना, अब यहीं से ध्यान रखिएगा कि राणा सांगा और गुजरात के मध्य विवाद का कारण पूछा जाता है। तो इसका जब कारण पूछा जाए ना, तो ध्यान रखिएगा ये है कारण ईडर राज्य का उत्तराधिकार संघर्ष। ठीक है ना, याद रखिएगा कि ईडर राज्य का उत्तराधिकार संघर्ष ये कारण है राणा सांगा का और गुजरात के मध्य विवाद का। तो एक तो ये चीज यानी कि ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि गुजरात का शासक मैंने अभी बताया कि कौन था? मुजफ्फर शाह। ठीक है, अब मुजफ्फर शाह जो था उसने सहायता की किसकी? इस भीम की। ठीक है ना, तो जब राणा सांगा ने इस भीम को पराजित करके रायमल को गद्दी पे बिठाया था, तो गुजरात का जो शासक है ना मुजफ्फर शाह, उस मुजफ्फर शाह ने किसकी सहायता की थी? तो मुजफ्फर शाह ने इस भीम की सहायता की थी। और भीम की सहायता की थी तो भीम की सहायता करी, लेकिन सांगा ने उनको पराजित कर दिया। और पराजित कर दिया तो ईडर का राज्य शासक किसको बनाया गया था? रायमल को शासक बनाया गया था। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय ने, ध्यान रखना कि गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय ने किसकी सहायता की? भीम की। भीम की सहायता की, लेकिन सांगा से पराजित हुआ। तो इस तरीके से हम बात करें तो सांगा ने इस उत्तराधिकार संघर्ष को समाप्त किया। ईडर राज्य का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, तो ईडर राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मेवाड़ और गुजरात के मध्य विवाद हुआ था। और इस विवाद को इस तरीके से समाप्त किया गया था कि सांगा ने रायमल को यहाँ का शासक बनाया और रायमल को यहाँ का शासक बना के अब इस तरीके से इस उत्तराधिकार विवाद को समाप्त किया था। तो चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम जैसे आगे बात करते हैं तो देखो इसके अलावा एक तो ये चीज, एक राज्य पड़ता है मंदसौर। ठीक है, एमपी में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मंदसौर सांगा के आश्रित क्षेत्र में था और सांगा ने मंदसौर का जो राज्य दिया था ना, मंदसौर का जो सांगा राज्य जो सौंपा था वो सांगा ने अशोक परमार को सौंपा था। याद रखिएगा, कल भी मैंने आपको बात की थी, थोड़ा सा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट स्टार लगा के बता दूं कि मंदसौर, ध्यान रखना, एमपी में पड़ता है। मंदसौर सांगा का आश्रित राज्य था, आश्रित राज्य था। और सांगा का आश्रित राज्य था तथा सांगा ने मंदसौर का प्रबंध किसको सौंपा था? तो याद रखिएगा अशोक परमार को। किसको? अशोक परमार को। प्रबंध अशोक परमार को सौंपा था। ठीक है, याद रखना। दूसरा मैंने कल आपको बताया था कि सांगा जब गद्दी पे बैठा अपने राज्य अभिषेक के समय ही, तो सांगा ने करमचंद पवार को, ध्यान रखेंगे, करमचंद पवार को अजमेर क्षेत्र सौंपा था।
कौन सा क्षेत्र सौंपा है? अजमेर। तो अजमेर क्षेत्र सौंपा तथा करमचंद पवार को राबत की उपाधि दी थी, याद रखना, ठीक है। तो करमचंद पवार को कौन सी उपाधि भी दी थी? तो राबत की उपाधि दी थी, एक भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हमने सांगा के जो उत्तराधिकार संघर्ष, सांगा के जो साम्राज्य विस्तार से संबंधित जो संघर्ष थे वो हमने देखे कि दिल्ली और आगरा वो इब्राहिम लोदी के साथ चल रहा था संघर्ष, ठीक है। उसके बाद हमने मालवा के महमूद खिलजी के साथ देख लिया। उसके बाद हमने गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय के साथ में सांगा का शासन देख लिया ईडर राज्य के उत्तराधिकार को लेकर। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा और विस्तृत से। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है प्यारे साथियों, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इधर आप आगरा का जो शासक है वो कौन है? इब्राहिम लोदी। अभी तक इब्राहिम लोदी है, ठीक है, 1526 तक रहेगा। जब वो सांगा, वो इब्राहिम लोदी आगरा राजधानी है, दिल्ली तक साम्राज्य फैला पड़ा है। इसी बीच में एक अफगानी शासक मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर काबुल से चल के आता है और काबुल से चलकर वो भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। लंबे समय से उसके प्रयास चल रहे हैं। 1519 में बाबर ने भारत पर अधिकार करने के लिए, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रयास किया और 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक उसने 5 बार आक्रमण किया। किसने? बाबर ने। 5वीं बार के आक्रमण में बाबर को सफलता मिली और वो सफलता मिली इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में, जिस युद्ध को हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। सांगा से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन समझ लीजिए यहाँ पे। तो एक युद्ध यहाँ पे होता है और उस युद्ध को अपन किस नाम से जानते हैं? तो उस युद्ध को अपन साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से हम जान सकते हैं। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, हालांकि सांगा से इसका कोई लेना देना नहीं है और यह युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को यह पानीपत का पहला युद्ध होता है और पानीपत जो स्थान पड़ता है, ये पड़ता है आपका कहां पे? हरियाणा में। देखिए बात करते हैं कि पानीपत का जो मैदान है ये कहां पे है? आपके हरियाणा में, ठीक है। ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? तो ये युद्ध हुआ इधर तो इब्राहिम लोदी, कौन है? इब्राहिम लोदी। बरसेज मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, ये आ गया बाबर साथियों। बाबर के बारे में अपन बातें करते हैं यहाँ पे। तो बाबर काबुल का शासक है। हालांकि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पे हुआ था और जब बाबर 11 साल का था, ठीक है, 1494 ईस्वी की बात, तो 1494 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई। तो मात्र 11 साल की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पे बैठा, लेकिन समरकंद के शासक के द्वारा बाबर को वहां से फरगना से भगा दिया गया साथियों। तो बाबर अपने लिए नए राज्य की खोज में इधर उधर भागते भागते बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पे अपना अधिकार किया था। तो बाबर काबुल का शासक बन गया और उसके बाद 1504 में उसने काबुल पे अधिकार किया और इसी 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। याद रखिएगा, 1504 में बाबर ने काबुल पे अधिकार किया और इसी 1504 में आगरा बसाया सिकंदर लोदी ने। उधर 1507 में बाबर ने एक बादशाह की उपाधि धारण करी और इधर 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा का किला बनवा के उसको राजधानी बना दिया। तो अब बाबर काबुल का शासक है और बाबर ने 1519 से, ध्यान रखना, बाबर ने 1519 से लेके 1526 तक 5 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 5 बार। 5 बार आक्रमण किया था।
पहला जो आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर के भेरा दुर्ग पर हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन नहीं जीत पाया, असफल हुआ। और पांचवा जो आक्रमण है ना, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखिए। और ये युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और इसमें ये सफलता प्राप्त हुई है। तो बाबर का सफल आक्रमण था। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब बाबर इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा तो काबुल एक गरीब देश, आज भी वही कंडीशन, पहले से ही गरीब था। लेकिन जब ये यहां पे लेके आया, ठीक है, कि जब ये यहां पे लेके आया अपनी सेना को, बाबर काबुल से तो छोटी सी सेना लेके आया था, और इब्राहिम लोदी के पास बहुत मात्रा में संख्या थी, बहुत अधिक संख्या में सैनिक थे इब्राहिम लोदी के, ठीक है। तो जब इब्राहिम लोदी के बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में संख्या थी और बाबर के पास बहुत कम संख्या सेना, छोटी सी सेना लेके आया, लेकिन बाबर अपने साथ, ध्यान रखिएगा, जब ये युद्ध हुआ था ना, तो बाबर अपने साथ गोला बारूद तोप लेके आया, ठीक है। ये गोला बारूद और तोप लेके आया था बाबर। भारत में अभी तोपों के बारे में, गोला बारूद के बारे में जानते ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन छोटी सी सेना लेके आया। इब्राहिम लोदी को पता चला कि कोई चिरकुट शासक आया है, छोटा मोटा सा, तो इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को तैयार किया कि चलो रे देखते हैं कौन आया है कौन नहीं आया। तो जब ऐसी स्थिति आई, तो जब बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना देखी, बाबर की सेना के हाथ पैर फूल गए, पसीने आ गए बाबर की सेना को, और बाबर से बोल उठे कि बाबर तूने होमवर्क नहीं किया, तू बिना होमवर्क करे चला आया, कम से कम किसी के बारे में जांच तो करके आता कि इसके पास कितनी सेना है, कितनी ताकत है, तू वैसे ही मुंह उठा के चला आया। अगर जिंदा रहना है तो वापस भाग चल यहाँ से, नहीं इब्राहिम लोदी की सेना तुझे छोड़ेगी नहीं, सब मारे जाएंगे। बाबर ने देखा कि बाबर की सेना लड़ने से इनकार कर रही है, तो भी बाबर ने सेना को रोके रखा, हर प्रयास संभव प्रयास किया, लेकिन बाबर की सेना जब वापस चलने लगी तो बाबर ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार से सेना को रोकना पड़ेगा। तो बाबर ने इस युद्ध के समय एक खबर फैलाई। बाबर को लगा कि मेरी सेना इसलिए लड़ने से इनकार कर रही है क्योंकि हमारी संख्या कम है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर संख्या थोड़ी सी हो तो मैं काम तो गोला बारूदों से करूंगा, तोपों से करूंगा, लेकिन सेना रोके तभी ना, क्योंकि सामने वाले की सेना अपने एरिया में आए तो सही। तोप ऐसी थोड़ी थी कि यहाँ से चला दिया और उड़ा दिया, यानी कि 10, 20, 50 किलोमीटर तक का। पहले यही थी कि जहाँ से चलाओ तो 100 मीटर 200 मीटर तक आराम से 100-200 मीटर तक तोप का गोला जाए, ठीक है। तो इतनी रेंज थी तोपों की। बाबर ने देखा कि सेना तो रुक ही नहीं रही है, तो बाबर ने वापस जाती हुई सेना के बीच में अब एक बात फैलाई कि जो भी इस युद्ध में मेरा साथ देगा मैं उसको चांदी का एक सिक्का दूंगा, चांदी का एक सिक्का दूंगा। साथियों, काबुल में भयंकर गरीबी थी, खाने को नहीं था कुछ। और जब बाबर की इस बात की खबर काबुल तक पहुंची तो काबुल के जो लोग थे ना, वो काबुल से भारत चले आए कि चलो बाबर का साथ दो, चांदी का एक सिक्का मिलेगा। बूढ़े बड़े जैसे भी थे ना, सब भारत की ओर भागे चले आए, सिक्का मिलना था चांदी का। वहां गरीबी थी, खाने को नहीं थे। काबुल की जनता भारत में आ गई और यहां सेना के लिए अब संख्या बल ज्यादा हो गया। और प्यारे साथियों, अब ये युद्ध प्रारंभ हुआ, और इस युद्ध में ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध का जो परिणाम रहा था, परिणाम, इस युद्ध का परिणाम रहा किसकी विजय? बाबर की विजय। ध्यान देना कि बाबर की विजय हुई इस युद्ध में, और किसके कारण हुई? गोला बारूद तोप, और एक यानी कि बाबर ने उज़्बेकों से एक और पद्धति जो थी वो सीखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ध्यान रखना है, तो एक तो तुलुगमा पद्धति, ध्यान रखना, बाबर ने इसमें प्रयोग किया है कि एक तो कौन सी पद्धति का? तुलुगमा पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग किया बाबर ने भारत में, और तोप गोला और बारूदों का प्रयोग किया। तो बाबर की विजय हुई, और बाबर की विजय हुई तो इसी युद्ध के समय, कौन से युद्ध के समय की बात बता रहा हूं मैं? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर रहा हूं कि इस युद्ध के बाद, ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध के बाद भारत में सल्तनत काल का अंत हुआ। सल्तनत काल का
अंत व मुगल काल की स्थापना। याद रखना कि सल्तनत काल का अंत और मुगल काल की स्थापना हो रही है कौन से युद्ध के बाद में? तो मुगल काल की स्थापना हुई है इस पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। 21 अप्रैल 1526 को भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है, सल्तनत काल का समापन हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब आगे बात यह आती है कि बाबर को ये जो तोप चलाने की विधि थी ये बाबर ने कहां से सीखी थी, और बाबर को ये तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कहां से सीखा था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। देखो कि बाबर ने तोप चलाना ईरानियों से सीखा था। किससे सीखा है? ईरानियों। ध्यान दीजिएगा ना कि बाबर ने तोप चलाना ईरानियों से सीखा था तथा बाबर ने तुलुगमा पद्धति उज्बेक जाति से सीखी थी। याद रखना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि बाबर ने तोप चलाना किन से सीखा था। तो बाबर ने तोप चलाना सीखा ईरानियों से, और तुलुगमा पद्धति जो है वो उज्बेक जाति से सीखी थी। अब तुलुगमा पद्धति क्या होती है कि अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट देना और एक एक सैनिक टुकड़ी को शत्रु सेना से लड़ने के लिए भेजना कि अपन परेशान होगी, एक सेना होगी, शत्रु की सेना पूरी सेना परेशान होगी, हैरान तो थकान तो होगी ना। जैसे ही अपनी सैनिक टुकड़ी थकने को आए तो वापस आ जाए, दूसरी सेना जाएगी, फिर वो वापस आ जाए, दूसरी जाएगी, और जैसे जैसे शत्रु सेना अपने पक्ष में आ जाए, अपने एरिया में आ जाए, अचानक से उसको चारों तरफ से घेर लिया जाए और खुद का जो सेनापति है उसको बिल्कुल केंद्र में रखा जाए, चारों तरफ से सुरक्षित। ये थी तुलुगमा पद्धति जो बाबर ने कब से सीखी थी? उज्बेक जाति से सीखी थी। तो इस तरीके से प्यारे साथियों अब भारत में मुगल काल की शुरुआत होती है। दिल्ली और आगरा अब किसका हो गया? बाबर का। अब दिल्ली और आगरा बाबर का हो गया, और उधर अभी तक जो सीमाएं सांगा और इब्राहिम लोदी की टकरा रही थीं, अब वो सीमाएं किसकी टकराने लगी? बाबर की और सांगा की। जो सांगा और बाबर की सीमाएं जो हैं वो अब यहाँ पे टकराने लगते हैं। तो अब एक तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि अब जो संघर्ष होगा वो किस किस के बीच में होगा? बाबर और सांगा के बीच में होगा। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ सांगा के मध्य का कारण हम समझेंगे कि इधर जब ये बाबर यहाँ इब्राहिम लोदी के खिलाफ आया था ना, तो इब्राहिम लोदी के कुछ रिश्तेदार थे, संबंधी थे, जिन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। एक का नाम था दौलत खां लोदी, एक का नाम था आलम खां लोदी। दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी जो थे ना, ये नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी जो है ये शासक बना रहे। दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि बाबर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, कई बार कर चुका है, सफल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया कि तू आ, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर, हम तेरा करेंगे सहयोग, और जब तू इसको हरा दे दिल्ली तू ले लेना, आगरा हमें दे देना। ये निमंत्रण दिया आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। अब जैसे ही आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी का निमंत्रण बाबर तक पहुंचा, बाबर ने इन आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के बारे में जांच पड़ताल की। भाई उधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो फिर अब उसके बारे में कुछ चीज़ें तो देखी जाएंगी ना। प्रोफाइल चेक करी बाबर ने, लेकिन जब बाबर इनकी प्रोफाइल चेक कर रहा है तो बाबर ने देखा कि यार ये कोई ऐसे खास ताकतवर शासक नहीं है कि अगर मैं इनके भरोसे जाऊं तो मुझे निश्चित रूप से जीत मिल जाए। इस कारण बाबर ने इनको रखा साइड में, इनसे तो बोल दिया कि ठीक है आऊंगा तो बताऊंगा, आप तैयार रहो, आते ही बताता हूं। उधर जब बाबर आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी की जांच कर रहा था, तो अब आलम खां लोदी और दौलत खां की प्रोफाइल जब चेक हो रही है तो अब म्यूचुअल फ्रेंड वाला ऑप्शन तो आता ही है। तो अब म्यूचुअल फ्रेंड वाले ऑप्शन में अब उसने किसकी प्रोफाइल खोल डाली?
इब्राहिम लोदी, लड़ने तो इब्राहिम लोदी से आना है ना उसको। और जब वो इब्राहिम लोदी के बारे में जांच कर रहा है, इब्राहिम लोदी की प्रोफाइल को चेक कर रहा है बाबर, तो इब्राहिम लोदी के साथ साथ करंट में कौन चल रहा है? राणा सांगा। याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का विवाद चल रहा है करंट में। तो अब दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, तो दुश्मन का दुश्मन तो जब दोस्त होता है, तो राणा सांगा के पास बाबर ने निमंत्रण भेजा कि इब्राहिम लोदी का दुश्मन है। तो बाबर ने राणा सांगा के पास खबर भेजी कि मैं भारत आके इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करूंगा, तू मुझे सहायता उपलब्ध कराना। अगर तू मुझे सहायता देगा तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाएगा, और हराने के बाद में दिल्ली मेरे पास होगी और आगरा तेरे पास होगा, क्योंकि सांगा का साम्राज्य कहां तक विस्तृत है? लगभग आगरा तक तो टच में था। तो इस सांगा को आगरा का प्रलोभन दिया बाबर ने कि आगरा तू ले लेना, दिल्ली में ले लूंगा। जब ये खबर आई बाबर की तरफ से, तो सांगा ने ज्यादा कोई दिमाग लगाया नहीं, और सांगा ने ओके बिना सोचे समझे यस कर दिया कि ठीक है करते हैं। अब सांगा ने जैसे यस किया तो बाबर ने तैयारियां शुरू कर दी भाई साहब, और बाबर सांगा के भरोसे भारत में आया था इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। छोटी सी सेना लेके आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाबर अपनी सेना यहां पे ले आया। बाबर ने अब सेना को लाने के बाद अब सांगा को खबर भेजी कि भाई मैं आ चुका हूं, आप अपनी सेना लेके आओ। और जब सांगा की सेना को बुलावे के लिए भेजा बुलावा पत्र, तो सांगा ने अब अपने सरदारों से बात की कि यार ऐसे ऐसे बात है, इसकी पहले भी खबर आई, मैंने यस कर दिया, मुझे क्या पता ये सच में आ जाएगा, और ये तो आ गया। सांगा के सरदारों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमें किसी विदेशी को सहायता नहीं देनी चाहिए, सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, आज्ञा हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, अपन इससे कोई कांटेक्ट में नहीं रहे, ठीक है, अपनी ही भलाई है। और इस कारण प्यारे साथियों, जब बाबर ने सांगा से आग्रह किया अपनी सेना को लाने का, तो बाबर जो था, सांगा जो था, सांगा ने बाबर की सैनिक सहायता नहीं की, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं है, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, सब जगह से उसको हटा दिया गया, और बाबर आके फंस गया, क्योंकि बाबर तो छोटी सी सेना के साथ आया था। लेकिन किस्मत ये थी कि बाबर अपने साथ क्या लेके आया था? गोला बारूद, तोप लेके आया था। बाबर की सेना ने वापस जाने का प्लान किया, तो बाबर ने फिर उसको रोका कि नहीं, लड़ के जाएंगे, हारने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और परिस्थितियां ऐसी बदली कि बाबर ने तोपों के माध्यम से पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को। और भारत में बिना किसी की सहायता के मुगल वंश की नींव डल गई, मुगल काल की स्थापना हो गई। अब समस्या ये आ गई कि बाबर दिल्ली और आगरा का शासक बन गया, और इधर अब मेवाड़ का शासक राणा सांगा। सीमाएं जो पहले सांगा की इब्राहिम लोदी की टकरा रही थी, अब वो सीमाएं किसकी टकराने लगी? बाबर की और सांगा की। तो एक तो अब बाबर को पहले से ही यानी कि सांगा से बदला लेना था कि इसने मुझे भरोसे में रख दिया, बुला लिया और सहायता नहीं की, फिर भी वो जीत गया, तो अब उसको उसका बदला लेना था। बाबर ने बाबरनामा अपनी जो आत्मकथा है उसमें लिखा था कि बाबर ने लिखा कि सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, ठीक है, और इस कारण मैंने सांगा से युद्ध लड़ा, आक्रमण किया। तो अब यहां से प्यारे साथियों कुछ कारण बनेंगे सांगा और बाबर के मध्य के संघर्षों के, तो हम उनको देखेंगे, ठीक है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इस युद्ध में ध्यान रखिएगा बाबर की विजय हुई थी, और बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का भी दिया था। काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का भी दिया था, और काबुल के निवासियों ने बाबर को एक उपाधि दी थी, कलंदर, कलंदर की उपाधि दी थी। तो याद रखेंगे इसको, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो, अब तक जो सीमाएं वगैरह जो है ना, वो इब्राहिम लोदी और सांगा की टकरा रही थी, तो अब वो सीमाएं किस किस की टकराने लगी हैं? तो अब वो सीमाएं बाबर और सांगा की टकरा रही हैं। तो सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के कुछ कारण रहे हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। देखो, राणा सांगा वर्सेज राणा सांगा हुआ बाबर के मध्य युद्ध के प्रमुख कारण ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो राणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से माने जाते हैं? तो सबसे पहला कारण अगर अपन बात करें तो बाबर की साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी नीति। तो एक तो ये कारण हो जाएगा आपका, है ना। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो पहला कारण नंबर 1, बाबर की महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी नीति। याद रखिएगा कि बाबर की महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी नीति एक कारण हो गया। दूसरे कारण के बारे में अपन बात करते हैं यहां पे। तो दूसरा कारण क्या रहा था, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कारण माना जाता है कि ये जो बाबर था ना प्यारे साथियों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो इब्राहिम लोदी का एक सेनापति था हसन खां मेवाती, ठीक है। किसका सेनापति है? बाबर का। तो बाबर का सेनापति था हसन खां मेवाती, बड़ा वीर बहादुर सेनापति था उसका, इब्राहिम लोदी का सेनापति था। तो इब्राहिम लोदी का सेनापति है हसन खां मेवाती। तो इस इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद और बाबर के अधिकार के बाद बाबर चाहता था कि ये जो हसन खां मेवाती है ये मेरी सेना में आ जाए। लेकिन हसन खां मेवाती ने एक विदेशी का साथ देने की अपेक्षा एक भारतीय का साथ दिया, और हसन खां मेवाती जो था वो किसके पक्ष में आ गया था? सांगा के पक्ष में। तो एक ये कारण बना, यानी इब्राहिम लोदी के सेनापति लोदी के सेनापति हसन खां मेवाती का सांगा के साथ मिल जाना, ठीक है ना। किसके साथ मिल जाना? सांगा के साथ। कि हसन खां मेवाती का सांगा के साथ मिल जाना, एक ये कारण आपका बन गया। बाबर चाहता था कि यह हसन खां मेवाती मेरे साथ है, लेकिन वो सांगा के साथ चला गया। उधर इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, और महमूद लोदी भी किसके साथ में मिल गया था? सांगा के साथ में, ठीक है। तो तीसरा कारण ये भी समझ लीजिए कि इब्राहिम लोदी के भाई लोदी के भाई महमूद लोदी का सांगा के साथ मिल जाना, सांगा के साथ मिल जाना, एक ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी का सांगा के साथ मिल जाना, एक ये कारण यानी कि आपका माना जाता है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं बाबरनामा की। तो बाबरनामा के अनुसार ध्यान दीजिएगा, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। और बाबरनामा के अनुसार बाबर कहता है अपनी आत्मकथा में कि सांगा द्वारा बाबर से विश्वासघात करना, ध्यान रखना, ठीक है। कि बाबर द्वारा, वो सांगा द्वारा बाबर से विश्वासघात करना, एक ये जो कारण माना जाता है, ये कारण माना जाता है बाबरनामा के अनुसार। तो ये कारण हो गए सांगा और बाबर के मध्य के संघर्ष के, ठीक है। अब इन सभी कारणों को एक कर दीजिए कि बाबर के और सांगा के बीच में अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है। अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो अब सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध होते हैं प्यारे साथियों। और अब यहाँ पे जो युद्ध होते हैं, इन युद्धों में अपन बात करें तो इन दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं पहले एक स्थान पर, और वो युद्ध अपना होता है कौन सा? बयाना में, ठीक है। तो उस युद्ध को हम बयाना का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा।
कौन सा युद्ध है? बयाना। ये जो बयाना का युद्ध हुआ ये हुआ 16 फरवरी 1527 को, याद रखिएगा। और बयाना जो पड़ता है ये कौन से जिले में है? भरतपुर में। तो बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 को भरतपुर में हुआ। अब आगे की बात हम करते हैं इस युद्ध के समय में। सांगा बाबर की शक्ति को नहीं समझता है, बाबर कितना शक्तिशाली है। बाबर सांगा को नहीं समझ पाता है कि कितना है। तो इस कारण दोनों में से इस युद्ध में किसी ने भाग नहीं लिया, अपनी अपनी सेना भेजी। और अपनी अपनी सेना भेजी तो सांगा की सेना उधर से गई और उधर से बाबर ने अपनी इस सेना का नेतृत्व जो सौंपा था वो अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को सौंपा था। ये प्रश्न है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन शासक देखते हैं इनके। तो इस युद्ध के समय शासक, एक तरफ तो राणा सांगा हो गया, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा वर्सेज बाबर, ठीक है। तो राणा सांगा वर्सेज बाबर, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व, ध्यान रखना कि बाबर की सेना का जो नेतृत्व किया है ना प्यारे साथियों, ये बाबर की सेना का नेतृत्व उसके बहनोई ने किया था। बाबर नहीं आया तो उसने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा था, ठीक है। तो बाबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेहंदी ख्वाजा ने। याद रखिएगा कि बाबर की सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा ने किया था। तो उसका बहनोई था, तो उसके बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने उसका नेतृत्व किया था। अब आगे की बात समझें तो इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था, ध्यान दीजिएगा। परिणाम, इस युद्ध का परिणाम रहा था राणा सांगा की विजय। राणा सांगा की विजय, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो राणा सांगा की एक अप्रत्याशित, एक बहुत इंपॉर्टेंट विजय जो है वो यहाँ पे होती है राणा सांगा की। अब आगे की बात ये करते हैं कि देखो इस युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। सांगा की सेना ने पराजित ही नहीं, नरसंहार किया था बाबर की सेना का। सांगा की सेना ने जो भी बाबर के सैनिक मिला सबको मारना शुरू कर दिया, जान से मारना शुरू कर दिया, कत्लेआम मचा दिया। बाबर की सेना के वो ही सैनिक जिंदा बच पाए थे जो बताया जाता है कि ये फरवरी के समय में हुआ था ये युद्ध। और फरवरी में खेतों में सरसों की फसल खड़ी हुई थी भरतपुर में, क्योंकि फरवरी में सरसों होती है, भरतपुर में तो सरसों का होता है। तो वही सैनिक जिंदा बचे थे जो सरसों के खेतों में छिप के भाग गए, ठीक है, भाग के छिपे थे और वहीं छिपे रहे, वही जिंदे बचे, बाकी के सब मार दिए गए थे। इस युद्ध में पराजय के बाद बाबर ने अगले युद्ध की तैयारी करी और एक ऐसा सुरक्षित स्थान चिन्हित किया कि जो उसके खुद के नजदीक हो और सांगा से दूर पड़े। एक ऐसा सुरक्षित स्थान उसने ढूंढा और वो ढूंढा आगरा में फतेहपुर सीकरी के थोड़ा सा नजदीक, और स्थान है खानवा। तो खानवा नामक स्थान को ढूंढा उसने और खानवा में युद्ध किया, ठीक है। अब अगला जो एक इंपॉर्टेंट युद्ध है ना वो कौन सा युद्ध माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे अगला युद्ध हुआ कौन सा? खानवा का युद्ध। इस बयाना के युद्ध के एक माह बाद वो युद्ध होता है। ये हुआ 16 फरवरी को और खानवा का युद्ध होगा 17 मार्च 1527 को। याद रखिएगा कि 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हो रहा है? खानवा का युद्ध। बड़ा महान युद्ध है। राजस्थान के युद्धों में अगर अपन बातें करें तो खानवा युद्ध के बाद में ये युद्ध, वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में ये जो खानवा का युद्ध है ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो अगला जो युद्ध होगा वो कौन सा आएगा? खानवा का युद्ध। सत्रह मार्च 1527। याद रखिए कि खानवा का जो युद्ध हुआ है ये कब हुआ? 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध होता है। कहाँ पड़ता है ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि खानवा का प्रसिद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, ये रूपबास तहसील पड़ती है, जिला है भरतपुर, ठीक है। कि रूपबास भरतपुर में ये खानवा का युद्ध हुआ। यहाँ शासक के बारे में अपन बात करते हैं तो शासक कौन कौन हुआ? शासक तो इधर तो कौन होगा? राणा सांगा, ठीक है। बरसेज
बाबर। तो सांगा और बाबर की सेना के बीच में यह युद्ध फिर दोबारा से होता है। एक युद्ध इससे पहले हो चुका है बाडी में, लेकिन सांगा की विजय हुई है और बाबर जो है वो हार चुका है। लेकिन इस युद्ध के समय ना बाबर ने एक बड़ी कूटनीति का सहारा लिया और बाबर ने एक ऐसे सुरक्षित स्थान को चिन्हित किया था जो आगरा से नज़दीक हो, उसको कभी भी अगर सहायता की आवश्यकता पड़े तो तुरंत वो सेना अपनी वहाँ से सहायता ले सकती थी। तो एक खानवा नामक एक सुरक्षित स्थान था, पहाड़ी क्षेत्र था, थोड़ा सा छोटी पहाड़ी भी थी यहाँ पे, और बाबर ने नदी का क्षेत्र था, हालांकि उस अब तो नदी नहीं बहती, ठीक है, तो गंभीर नदी थी यहाँ पे, और गंभीर नदी का जो क्षेत्र था और वहाँ पे छोटी सी पहाड़ी, और उस पहाड़ी को कब्जे में किया सबसे पहले बाबर ने, और पहाड़ी को कब्जे में करके और वहाँ पे तोपें लगवाई। इस युद्ध के बारे में अपन बात करें तो देखो यहाँ पे मैं पहले शुरुआत में परिणाम लिख देता हूँ, बाकी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस युद्ध का परिणाम जो रहा था ना, वो परिणाम रहा बाबर की विजय। ध्यान रखना कि बाबर की विजय हुई थी, सांगा की हार हुई थी इस युद्ध में। अब इस युद्ध के बारे में अपन बातें करते हैं। तो देखो बाबर ने इस युद्ध के समय बाबर ने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले तो ये स्थान जो चिन्हित किया था ना, ये इसके बिल्कुल पास में था, फतेहपुर सीकरी से बिल्कुल 15-16 किलोमीटर नज़दीक पड़ता है। फतेहपुर सीकरी आगरा के बिल्कुल पास में। तो बाबर ने सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी में एक मीठे पानी की झील थी, मीठे पानी की झील थी फतेहपुर सीकरी में। तो उस मीठे पानी की झील को कब्जे में किया कि अगर ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो वहाँ पे सांगा ना पहुँचे, तो उसने अपने आप को पहले से कब्जे में कर लिया। ठीक है, एक काम तो ये किया उसने। दूसरा, बाबर ने इस युद्ध के समय में राजस्थान में पहली बार तोप लगवाई। ठीक है ना, कि राजस्थान में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ है। तोपों का प्रयोग याद रखिएगा कि राजस्थान में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। भारत में पहली बार तोपों का सफल प्रयोग कहाँ हुआ है? पानीपत के प्रथम युद्ध में, और राजस्थान में तोपों का पहली बार प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एक तो ये काम किया। दूसरी बात, ये जो बाबर था, इस बाबर ने यहाँ इसके बाबर के प्रमुख तोपचियों के नाम अगर पूछे जाते हैं, तोपची, तो बाबर के प्रमुख तोपची थे मुस्तफा और उस्ताद अली। ये बाबर के प्रमुख तोपचियों के नाम हैं। ठीक है, तो इधर तो बाबर अपना काम कर रहा है। इसी बीच में अब सांगा ने इस युद्ध को एक बड़े गंभीरता के साथ लिया और इस युद्ध को एक बहुत महान रूप देने के लिए सांगा ने अपनी सहायता के लिए समस्त राजपूताने में अपनी सहायता के लिए अन्य शासकों से पाती परवन भेजा। ठीक है, अब शासकों को पाती परवन भेजा, एक निमंत्रण भेजा। याद रखिएगा कि सांगा ने, ध्यान देना, सांगा ने युद्ध में अपनी सहायता के लिए अन्य जो राजपूत शासक थे, इन राजपूत शासकों को पाती परवन भेजा। पाती परवन यानी निमंत्रण पत्र, अपना सहयोग करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे कि भाई मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है, तो आप मेरा सहयोग कीजिए। सांगा का अधिकार था लगभग संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र पे। ठीक है, ये जो क्षेत्र था, लेकिन सांगा ने अधिकार करने के बाद भी उनके राज्य उनको वापस लौटा दिए, सबको वापस लौटा दिए। उदारवादी नीति थी कि आप अपने अपने राज्य अपने आप करिए, लेकिन जब भी मुझे आवश्यकता होगी आपको मेरी सहायता के लिए आना पड़ेगा। और अब सांगा को सहायता की आवश्यकता लगी तो सांगा ने सबको पाती परवन भेजी। तो सांगा ने अन्य राजपूत शासकों को सहायता के लिए पाती परवन भेजा, तो कर्नल टॉड के अनुसार सांगा की सहायता करने वाले जो शासकों के जो नाम आते हैं वो ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में, ठीक है, कर्नल टॉड के अनुसार कर्नल टॉड के अनुसार सांगा की सेना में
सेना में, ठीक है, कि कर्नल टॉड के अनुसार सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे। सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे, श्रेणियां थी सरदारों की, और 104 सरदार थे। ध्यान रखना, ठीक है। तो कर्नल टॉड के अनुसार सांगा की सेना में जब ये युद्ध हुआ था खानबा का, तो इस युद्ध में सांगा की सेना में 7 तो उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 जो थे वो सरदार जो थे वो उपस्थित हुए थे। इन लोगों ने सांगा का साथ दिया था। अब बात आती है कि भाई साहब सांगा के साथ देने वाले प्रमुख शासकों के नाम जब पूछे जाएं तो कौन कौन से शासकों ने सांगा का साथ दिया था, तो याद रखिए। देखो, सांगा का साथ देने वाले शासकों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, खानबा युद्ध में सांगा का साथ देने वाले प्रमुख शासक, ध्यान रखना कि सांगा का साथ देने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो यहां पे शासकों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो सांगा का साथ देने वाले प्रमुख शासकों के बारे में यहां बात करते हैं। देखो, आमेर, ठीक है, आमेर रियासत का था पृथ्वीराज कछवाहा। कौन था? तो आमेर का था पृथ्वीराज कछवाहा। और ये जो पृथ्वीराज कछवाहा है इसने सांगा का साथ दिया, सांगा के अधीन था और ये युद्ध में वीरगति को प्राप्त भी हुआ था। ठीक है, याद रखना। तो युद्ध में शहीद हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी। इसके अलावा सांगा का साथ दिया यहाँ पे बीकानेर। अब बीकानेर से कौन था इस समय? बीकानेर में ध्यान रखो कि इस समय यानी कि यहाँ बीकानेर और बीकानेर का जो शासक था ना वो था राव जैतसी। लेकिन राव जैतसी नहीं आया सांगा की सहायता के लिए, राव जैतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। ध्यान रखो, राव जैतसी। और राव जैतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। ध्यान रखना, किसको भेजा? कल्याणमल को, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जोधपुर, ठीक है, मारवाड़, जोधपुर। और इस समय जोधपुर का शासक था रावगंगा। कौन है? रावगंगा। और रावगंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव को भेजा था। याद रखो, ठीक है, किसको भेजा? राम मालदेव को, याद रखिएगा, राम मालदेव को भेजा था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें यहाँ कि बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया। जोधपुर के बाद अगर बात करें मेड़ता, तो मेड़ता से आए थे बीरमदेव मेड़तिया और जयमल मेड़तिया। ठीक है, रतन सिंह मेड़तिया, मेड़ता। और मेड़ता से बीरमदेव मेड़तिया। मेड़ता से कौन था? बीरमदेव मेड़तिया। किसके सहयोग के लिए गया था? सांगा के साथ देने के लिए पहुंचा था। बागड़ से अगर बात करूं तो बागड़ में मेहराबल उदय सिंह बागड़। ठीक है, बागड़ में मेहराबल उदय सिंह था। मेहराबल उदय सिंह, ठीक है, कि बागड़ में मेहराबल उदय सिंह था। इसके अलावा अगर देवलिया, जिसे अपन प्रतापगढ़ कहते हैं, तो देवलिया रावत बाग सिंह, याद रखिएगा, देवलिया।
और देवलिया से आया राबत बाघ सिंह। ठीक है, देवलिया वाला प्रतापगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। सिरोही की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सिरोही से अखेराज पहुंचा था। ध्यान रखना कि सिरोही का कौन, अखेराज। ठीक है, सिरोही से अखेराज देवड़ा पहुंचा। सलूमर की बात करूं तो सलूमर से राबत रतन सिंह, सलूमर से राबत रतन सिंह सांगा की सहायता के लिए पहुंचा था। वहीं अजमेर से अपन बात करें, अजमेर, तो अजमेर से हमें पता ही है, अजमेर में कौन था, करमचंद पवार। ठीक है, कि अजमेर से कौन गया था, करमचंद पवार गया था। वहीं चंदेरी से बात करूं, राजस्थान से बाहर से आया लेकिन सांगा का मित्र भी है। ठीक है, चंदेरी। और चंदेरी से बात की जाती है तो चंदेरी का शासक कौन था, मेदनी राय। चंदेरी का कौन आया, मेदनी राय। वहीं से अगर मेवात की बात की जाती है तो हसन खां मेवाती मेवात का था। ठीक है, हम बात कर चुके हैं मेवात। और मेवात से कौन आया, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती कहाँ का है, मेवात का। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखो सादड़ी, यहाँ इधर नोट कर लेते हैं इनको। सादड़ी से आया था साथियों झाला अज्जा। ठीक है, ध्यान रखना। और झाला अज्जा भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। और इधर यानी कि हसन खां मेवाती भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, कि ये भी यहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमने देखा महमूद लोदी। ठीक है, कौन, महमूद लोदी। कौन था महमूद लोदी, ये महमूद लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई। ठीक है ना, ये भी साथ देने के लिए आया था, इब्राहिम लोदी का भाई है, भाई महमूद लोदी ने भी यहाँ साथ दिया। इसके अलावा जगनेर भरतपुर का एक शासक था जिसको बिजौलिया की जागीर दी गई, अशोक परमार। ठीक है, ये भी यहाँ पे साथ देने के लिए पहुंचा, अशोक परमार। अभी मैंने आपको बताया मंदसौर वाला जो क्षेत्र था वो भी सौंपा। अशोक परमार ये कहाँ का रहने वाला था, ये जगनेर का। उस समय जगनेर भरतपुर वाले क्षेत्र में आया करता था, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा दो व्यक्ति और थे प्यारे साथियों, एक है रायसेन और एक है नागौर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रायसेन का था सलहदी तंवर। रायसेन का कौन है, सलहदी तंवर। और एक है प्यारे साथियों नागौर, और नागौर का है खानजादा। नागौर का कौन है, खानजादा। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको याद रखना है कि इन दोनों व्यक्तियों ने युद्ध के समय में सांगा के साथ विश्वासघात किया था। तो एक इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इन दोनों ने ठीक है, इन दोनों ने युद्ध के समय में सांगा के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, कि सांगा के साथ विश्वासघात किया था। चलते युद्ध में ये किससे जाकर मिल गए, विश्वासघात किया तथा बाबर से जा मिले। ठीक है, तो ये बाबर के साथ मिल गए थे। यानी युद्ध प्रारंभ के समय में ये सांगा के साथ में थे, लेकिन बाद में किसके साथ जाके मिल गए थे, तो बाद में प्यारे साथियों ये मिल जाते हैं किसके साथ, बाबर के साथ। तो इन्होंने विश्वासघात किया। तो एक तो आपको ये भी याद रखना है कि खानवा युद्ध में बाबर का साथ देने वाले शासक कौन कौन हैं, तो आमेर पृथ्वीराज कछवाहा जो वीरगति को प्राप्त हुआ, बीकानेर कल्याणमल को भेजा था, जैत सिंह ने जोधपुर राम मालदेव को भेजा था, रामगंगा ने मेड़ता का बीरमदेव मेड़तिया गया, बागड़ से उदय सिंह। ठीक है, बागड़ से मेहराबल उदय सिंह गया, उदय सिंह। ठीक है, इसके बाद देवलिया से रावत बाघ सिंह आया।
है ना, सिरोही से अखैराज है, सलूमर से रतन सिंह है, अजमेर से करमचंद पवार, चंदेरी से मेदनी राय, ठीक है। इसके अलावा बात करें मेवात, मेवात शासन का मेवाती जो है वो शहीद हुआ था। सादड़ी से गया झाला अज्जा जो भी वीरगति को प्राप्त हुआ था। महमूद लोधी भी पहुंचा, इब्राहिम लोधी का भाई था। अशोक परमार जो है वो जगनेर भरतपुर का था। दो आपको याद रखने हैं, नागौर और रायसेन। रायसेन का जो है वो सलंदी तबर और नागौर का जो है खानजादा, इन्होंने सांगा के साथ विश्वासघात करते हुए बाबर से जा मिले थे। तो एक तो आपको ये याद करना है, ठीक है ना। इतनी बड़ी सेना जो थी ये सांगा की सेना थी। आप सोचिए कि इब्राहिम वो बाबर से लड़ने के लिए सांगा के साथ इतने लोगों की सेना थी, तो कितनी भारी भरकम सेना होगी। खूब संख्या में सेना यहाँ पे पहुंच रही है, लाइन लगी पड़ी है बाबर की खानबाग तक पहुंचने की। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि सांगा खुद अपना यानी अपनी जो सेना थी मेवाड़ की उसको लेके आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ता है ना, तो इस समय सांगा एक थोड़ी सी गलती करता है। और सांगा ने क्या किया था कि सांगा निकला मेवाड़ से और ये सीधा यानी कि आज जो है ना चिक्की सेना इस क्षेत्र में होते हुए निकलता है। और यहाँ भरतपुर से पहले ना एक स्थान पड़ता है भुसावर, ठीक है। आप अगर आपने सुना हो, खाया भी होगा शायद, तो भुसावर का अचार बड़ा प्रसिद्ध है ना, अचार के लिए प्रसिद्ध है भुसावर। तो ये भुसावर होते हुए खानवा पहुंचा। ये आगरा वाला जो रोड है यहाँ से पहुंचा और भरतपुर से पहले एक स्थान पड़ा भुसावर। भुसावर होते हुए वो खानवा पहुंचा। लेकिन जैसे वो खानवा के नजदीक पहुंचा था ना, तो खानवा ना जाकर उसने खानवा से थोड़ा सा पहले ही सांगा के मन में विचार आया कि पहले क्यों ना मैं फतेहपुर सीकरी पे कब्जा करूं, कि जो मीठे पानी की जो झील थी ना, सांगा भी उस पर कब्जा करने के लिए गया। तो जाना सीधा था, वो थोड़ा सा उल्टा गया और उल्टा जाके वो फतेहपुर सीकरी के पास पहुंचा। और वहां जाके पहुंचने पर उसे पता चला कि ऑलरेडी बाबर का अधिकार हो चुका है। फिर वो वापस खानवा पहुंचा, तो समय लगा। उधर बाबर ने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा था, सेना वगैरह सारी जो थी वो व्यवस्थित थी, तोपें लगा दी गई हैं। राजस्थान में पहली बार प्रयोग हो रहा है। उसके बाद भी जब बाबर की सेना ने सांगा की सेना को देखा कि इतनी बड़ी संख्या में सेना, कितने लोग आ रहे हैं, अभी तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक सेना ही सेना आ रही है, भाई साहब इतने देख के बाबर की सेना के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने बाबर से सीधे दो टूक शब्दों में मना कर दिया कि बाबर हमसे ना हो पाएगा। देख कितनी सेना यार, अगर ये थप्पड़ भी मारेगी तो हमें मार देगी, वापस चले हमसे, नहीं लड़ा जाएगा। जीतना तो बहुत बड़ी बात है, हम लड़ ही नहीं पाएंगे इतनी बड़ी सेना से। और बाबर की सेना ने लड़ने से, युद्ध लड़ने से साफ इंकार कर दिया। कुछ सैनिक जो बयाना के युद्ध में खेतों में छिप के जान बचाई थी ना, वो सीधे खानवा पहुंचे थे। बयाना से पास में ही पड़ता है, वो सीधे वहीं पहुंचे, ठीक है। उन्होंने जाके और बाबर की सेना के हाथ पर फुला दिए कि तुम मना कर दो लड़ने से, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक सेना है रे सांगा की, ये लड़ती नहीं है, ये कोई युद्ध में थोड़ी ना हारने और लड़ने के लिए आती है, ये तो नरसंहार करती है, कत्लेआम मचाती है, बड़ी मुश्किल से बच के आए हम इससे, और मना करो अपन को नहीं लड़ना, भाड़ में जाए सांगा बंगा कुछ भी। भाई साहब उन्होंने और हाथ पैर फुला दिए, तो सांगा की सेना ने दो टूक शब्दों में सांगा से मना कर दिया कि तू जाने है, तेरा काम जाने, अपने बस की नहीं है रे सांगा से लड़ना, इससे नहीं लड़ा जाएगा। बाबर ने अपनी जो सेना थी उसको रोकने के भरसक प्रयास किए। सांगा के बीच में पहुंचा और बीच में जाने के बाद सांगा ने कहा था कि आप चाहते हो तो मैं आपके साथ बीच में बैठ के खाना खाया करूंगा, भोजन करूंगा आपके साथ, कभी सोने चांदी के थालों में भोजन नहीं करूंगा, आपके बीच में बैठ के भोजन करूंगा। सांगा बाबर की सेना ने कहा दिन भर चांदी नहीं, हीरे मोती जवाहरात जड़वा ले, खाना खा, अपन को कोई टेंशन नहीं, युद्ध लड़ने की मत बोलना, इससे नहीं लड़ा जाएगा। बाबर ने कहा कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, शराब छोड़ दूंगा। बाबर शराब पीता था, इस्लाम में शराब हराम थी, बाबर शराब पीता था। बाबर की सेना ने कहा तू दिन भर शराब के ड्रम में पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध लड़ने की मत बोलना। बाबर ने उसके बाद भी देखा कि मैं कभी भी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, ठीक है। बाबर क्लीन शेव रहता था, मुसलमानों में दाढ़ी रखने का था। तो बाबर की सेना ने बोला दिन में 4 बार कटवा, कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध लड़ने की मत बोलना। जब बाबर ने देखा कि यार सेना जो है ना युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब बाबर ने अपने ऑप्शन बी प्लान सेकंड पे काम कर डाला। और बाबर ने इस युद्ध को, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना, कि बाबर ने इस युद्ध के समय
जब बाबर को लगा कि सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, तो इस युद्ध के समय भारत में पहली बार, ध्यान रखना, जेहाद का नारा दिया। किसका? जेहाद। ठीक है, तो इस युद्ध को बाबर ने जेहाद बना दिया, जेहाद का नारा दिया था। जेहाद कहते हैं प्यारे साथियों धर्म युद्ध को। बाबर सेना के बीच में पहुंच गया और बाबर ने सेना से कहा कि तुम क्या समझते हो कि ये युद्ध दो शासकों का युद्ध, मैं कुछ भूमि के कुछ हिस्से के लिए लड़ रहा हूं, ये युद्ध दो शासकों का युद्ध नहीं है, ये युद्ध साम्राज्यवाद का युद्ध नहीं है, ये युद्ध जिहाद है, ये एक धर्म युद्ध है। और अगर आप मुस्लिम होकर भी जिहाद में मेरा साथ ना दें तो आप बेशक जा सकते हैं, मैं तो लड़ूंगा, जिहाद में तो काम आऊंगा, अगर मर भी जाऊंगा तो जिहाद के लिए मरना स्वीकार करूंगा। जब बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया साथियों, तो जिहाद के नाम पे सारे मुस्लिम एक हो गए। बाबर की जो बिखरी हुई सेना थी वो सब एक हो जाती है, और जिहाद के नाम पे मरो या करो के लिए स्थिति जो है करो या मरो में आ जाती है, और सब एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं तो ये युद्ध प्रारंभ होता है। खानवा युद्ध का प्रारंभ सुबह 9 बजे, मार्च का समय है 17 मार्च, सुबह 9 बजे ये युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध में ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक समय में बाबर की सेना तो बहुत कमजोर सेना है, सांगा की सेना बहुत अत्यंत शक्तिशाली सेना है, संख्या बल ज़्यादा है। सांगा की सेना जो है ना वो बाबर की सेना को पीछे धकेलने लग जाती है, और जब पीछे धकेलने लग जाती है तो अब सांगा की सेना जब बाबर की सेना के क्षेत्र में पहुंच जाती है तो बाबर ने अपने तोपचियों को आदेश दे दिया, और अब बाबर की तरफ से प्यारे साथियों तोपें चलाई गई। बाबर ने कुशल तीरंदाजों को पहाड़ियों पर रखा हुआ था। बाबर के पास एक कुशल तीरंदाजों की फौज थी जो पहाड़ी पे ऊपर खड़े हुए थे, और वो पहाड़ी पे थे और पहाड़ी से ऊपर से तीर चला रहे थे, और वो तीर चलाते रहे और तीरों से यानी कि सांगा की सेना को घायल करते रहे। अब सांगा की सेना तो इतनी दूर लड़ रही है, वो तीर उधर से आ रहे हैं, तो कैसे ही उनसे मुकाबला किया जा सकता है, कुशल तीरंदाज थे। तो इस तरीके से बाबर की सेना जैसे ही यानी कि पीछे हटी और सांगा की सेना आगे बढ़ती गई, सांगा ने तोपचियों को आदेश दिया, तोपें चलाई गई। राजस्थान की सेना, सांगा की सेना में जो भी लोग थे वो तोपों के बारे में जानते ही नहीं थे, वो तो तलवारों से, तीरों, भालों से, तीर कमानों से लड़ने वाले लोग थे। इस स्थिति में अब सामना बाबर का यानी अंदर पहुंचता है, बाबर के क्षेत्र में सांगा अंदर पहुंच जाता है, और प्यारे साथियों इस युद्ध में लड़ते हुए सांगा घायल हो जाता है। ध्यान रखो युद्ध के समय, और युद्ध के समय में सांगा घायल होता है, सांगा घायल हो जाता है। ठीक है, और जब सांगा घायल हो जाता है तो अब देखो सांगा के घायल होने के बाद, याद रखिएगा होने के बाद, जब सांगा घायल हो जाता है तो सांगा के घायल होने के बाद सादड़ी का झाला अज्जा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना कि सादड़ी का जो झाला अज्जा है ना, सादड़ी का झाला अज्जा, या मैं कहूं सादड़ी के झाला अज्जा ने, ठीक है, झाला अज्जा ने सांगा का राज छत्र धारण किया। सांगा की जो पोशाक थी, सांगा का राज छत्र धारण किया है किसने? झाला अज्जा ने। कहां का है? सादड़ी का झाला अज्जा है, उसने सांगा का राज छत्र धारण किया। सांगा घायल हो चुका है, राज छत्र इसने धारण कर लिया। तो जब सांगा घायल हुआ तो सांगा पूरी तरह से घायल हो, सांगा के इस युद्ध के समय में सांगा के शरीर पर 80 घाव हुए थे। आंख तो पहले से ही फूटी हुई है, बचपन में भाई ने उत्तराधिकार संघर्ष में फोड़ दी थी। ठीक है, खातौली के युद्ध में एक हाथ कट गया था, पैर से लंगड़ा है सांगा। ठीक है, उसके अलावा इस युद्ध में सांगा के शरीर पर 80 घाव हुए थे, 80 घाव हुए। और जब यहाँ 80 घाव हुए तो और युद्ध का संचालन कौन कर रहा है? अब यहाँ झाला अज्जा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब घायल सांगा को मारवाड़ का कौन? राव मालदेव। ध्यान रखो, मारवाड़ का राव मालदेव, राम मालदेव, ठीक है, तथा एक सिरोही का अखेराज, सिरोही का अखेराज,
पाली का, सॉरी सिरोही नहीं, पाली, पाली का अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा, इनके द्वारा के द्वारा घायल सांगा को, ध्यान दीजिएगा कि घायल सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि घायल हो चुका है तो युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया, और युद्ध भूमि से बाहर निकालकर सांगा को ले जाया गया बसवा, निकालकर बसवा स्थान पड़ता है दौसा में, और बसवा लाया गया और बसवा लाकर इलाज किया गया। ठीक है, ध्यान रखो, इलाज किया गया। तो सांगा को घायल अवस्था में निकाल लाए युद्ध भूमि से, और सांगा को घायल अवस्था में बसवा पहुंचाया गया और बसवा में ले जाकर उसका इलाज किया गया। उधर कुछ समय बाद खानवा युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? ठीक है, तो खानवा युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है। सब खानवा युद्ध में बाबर की विजय, बाबर की विजय हुई तथा युद्ध विजय के बाद, ध्यान रखिए प्रश्न आता है, और युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी, ध्यान रखना, कौन सी उपाधि? गाजी। तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है, धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से लगने वाला या मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला एक कर समाप्त किया। मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला एक चुंगी कर था, तमगा, लगने वाला चुंगी कर, तमगा कर को समाप्त किया। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो बाबर की विजय हो जाती है खानवा के युद्ध में, सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा ले जाया जाता है, वहां उसका इलाज किया जाता है। बाबर जीता, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली, मुस्लिमों पर लगने वाला तमगा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, प्रश्न एक और ध्यान रखिएगा कि बाबर ने खानवा युद्ध में विजय का श्रेय, याद रखना, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय का श्रेय में विजय का श्रेय किसको दिया? याद रखना। ठीक है, कि बाबर ने खानवा युद्ध में जो विजय का श्रेय दिया है ना, ये अपने कुशल तीरंदाजों को दिया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि बाबर ने खानवा विजय का जो श्रेय दिया है ये किसको दिया था? अपने कुशल तीरंदाजों को दिया था। ये तो बात आती है खानवा के युद्ध की। खानवा युद्ध में सांगा की पराजय होती है, बाबर की विजय होती है। सांगा को लाया गया बसवा, और सांगा जब बसवा दौसा पहुंचा, इलाज करवाया गया उसका, सांगा को कुछ समय बाद होश आता है, और जब प्यारे साथियों सांगा को होश आया तो सांगा ने होश में आते ही सीधा अपने साथियों से कहा था, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मुझे बाबर के पास पहुंचना है, दोबारा से खानवा युद्ध में लेके चलो, मुझे बाबर को हराना है, बाबर को भारत से बाहर भगाना है, यहां से लेके चलो, वापस लेके चलो मुझे खानवा मैदान में। साथियों ने समझाया कि युद्ध हार चुके हैं, पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप बुरी तरह से घायल हो, आपको मेवाड़ चलना चाहिए, वहां आपकी चिकित्सा पे ध्यान दिए जाए, आपके हालातों को सुधारा जाए। ठीक है, गंभीर घायल अवस्था है, तो युद्ध हारे हैं अपन, हमारे राज्य पे थोड़ी ना अधिकार किया है, हम दोबारा लड़ेंगे। लेकिन सांगा को जब ये कहा गया कि मेवाड़ चलना चाहिए, उपचार कराना चाहिए, सांगा ने ये कहते हुए मेवाड़ जाने से मना कर दिया कि हार का मुंह लेकर सांगा मेवाड़ नहीं जाएगा। कभी हारा नहीं था, तो हार का मुंह लेकर मेवाड़ नहीं जाएगा, तो मेवाड़ नहीं गया सांगा। अब बात यही आती है साथियों कि इस युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
कि ये जो खानवा युद्ध हुआ, खानवा युद्ध, इस खानवा युद्ध के बाद सांगा ने मेवाड़ जाने से मना कर दिया, मना कर दिया। ध्यान रखना। अब बात आती है कि जब मेवाड़ जाने से मना कर दिया तो फिर सांगा कहाँ गया था? मना कर दिया तो फिर सांगा कहाँ गया? तो इसके बाद मेवाड़ नहीं गया, तो मेवाड़ जाने से मना करने के बाद सांगा को रणथंभौर ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया? रणथंभौर। सांगा की फैमिली दो जगह थी, दो जगह परिवार था उसका, एक तो चित्तौड़ में, दूसरा सांगा की एक रानी थी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। सांगा में और कर्मावती में कुछ विवाद था, तो इस कारण सांगा ने अब कर्मावती को रणथंभौर दुर्ग दे रखा था। कर्मावती अब दोनों पुत्रों के साथ, दो पुत्र थे उसके, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम है उदय सिंह। उदय सिंह तो बहुत छोटा है अभी। तो कर्मावती अपने इन दोनों पुत्रों को लेकर रणथंभौर दुर्ग में रह रही थी। तो इसके बाद जब सांगा ने मेवाड़ जाने से मना कर दिया तो साथियों सांगा को कहां ले जाया गया था? रणथंभौर। तो मना कर दिया तथा सांगा को रणथंभौर दुर्ग ले जाया गया था। याद रखिएगा, कहां ले जाया गया है? रणथंभौर दुर्ग। तो सांगा को रणथंभौर दुर्ग ले जाया गया। तो सांगा अब कहां पे रह रहा है? रणथंभौर में रह रहा है, याद कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अब बात आती है, ये सांगा तो इधर चल रहा है, उधर बाबर युद्ध में जीत गया और बाबर ने अगले ही वर्ष 1528 ईस्वी में सांगा की सहायता करने वाले चंदेरी के शासक मेदिनी राय पे अटैक कर दिया और युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? चंदेरी का युद्ध हुआ है 28 जनवरी 1528 को। कौन सा युद्ध है यहाँ पे? चंदेरी का। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो अगला जो युद्ध हुआ है, अगला युद्ध हुआ चंदेरी का। तो इस चंदेरी के युद्ध के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ 28 जनवरी 1528 ईस्वी को। किस किस के बीच में हो रहा है? तो याद रखो, चंदेरी एमपी में पड़ती है। इधर तो हो गया चंदेरी का शासक मेदिनी राय, बरसेज बाबर। ध्यान दीजिए कि बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच में यह युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 को। जब इस युद्ध की खबर लगती है राणा सांगा को, जो सांगा उस समय रणथंभौर दुर्ग में है, कि मेरे मित्र पे अटैक किया जा रहा है और मुझे बाबर से बदला लेना है, सांगा ने चंदेरी जाने का फैसला किया। सांगा के सरदारों ने सांगा को समझाया कि अभी हमारी स्थिति नहीं है, आपकी स्थिति नहीं है कि आप युद्ध में भाग ले सको, आप घायल अवस्था में हो। लेकिन सर सांगा नहीं माना। सांगा ने अपनी सेना को तुरंत प्रभाव से चंदेरी जाने के लिए आदेश दे दिए कि तुरंत चंदेरी पहुंचिए, मेरा मित्र संकट में है, मैं भी युद्ध में भाग लूंगा और बाबर से बदला लूंगा। आत्मविश्वास था, खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए आत्मविश्वास था कि बाबर को खत्म कर देना है, बाबर को मार के भगाना है। घायल अवस्था में ही चंदेरी के युद्ध में पहुंचा और इस मेदिनी राय की सहायता करने के लिए गया। ठीक है ना। तो मेदिनी राय की सहायता के लिए कौन पहुंच रहा है? सांगा। सांगा पहुंचा। ठीक है, कि सहायता के लिए सांगा पहुंचा साथियों, और पहले से ही घायल था और इस युद्ध में लड़ते हुए सांगा और अधिक घायल हुआ। ठीक है, कि सांगा बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस युद्ध का परिणाम निकलता है बाबर की विजय। ध्यान रखना, परिणाम किसकी विजय हुई? यहां बाबर की विजय, बाबर की विजय। ध्यान रखना। इस युद्ध के बारे में एक बात और बताई जाती है कि ध्यान रखें कि चंदेरी युद्ध में विजय के बाद चंदेरी युद्ध में विजय के बाद बाबर ने हिंदू सैनिक जो मृत पड़े थे, हिंदू सैनिकों के
सिरों की, सिर कटवाए उसने, सिरों की एक ऊंची मीनार बनवाई। ध्यान रखना, ठीक है, एक ऊंची मीनार बनवाई थी। तो कौन से युद्ध के बाद बाबर ने हिंदू सैनिकों के सिरों को कटवाकर एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाया था? चंदेरी का युद्ध। सांगा इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हुआ। अब जब बुरी तरह से घायल हुआ, सांगा को घायल होने के बाद वापस लाया जा रहा था चंदेरी से, और जब चंदेरी से वापस लाया जा रहा है तो भाई साहब सांगा बुरी तरह से तड़प रहा है। और बुरी तरह से जब तड़प रहा है तो सांगा के साथियों ने देखा कि मेवाड़ का स्वाभिमान है, मेवाड़ का प्रतीक है, और इतनी बुरी तरह से तड़प रहा है, मरना निश्चित है, अब इसका बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि यार ये तड़प तड़प के मरेगा, इससे अच्छा ये है कि शांति से मर तो जाए, पूरा जीवन मेवाड़ के लिए लगा दिया है तो शांति से मर तो जाए। तो इस कारण सांगा के साथियों ने, ध्यान दीजिएगा, सांगा के साथियों ने एक इस एरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दे दिया कि आराम से मर तो जाएगा, ठीक है, कि तड़प रहा है तो आराम से मर तो जाए। तो इस कारण सांगा को एरिच नामक स्थान पे क्या दे दिया गया? जहर दिया गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो कालपी नामक एक स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कालपी, और इस कालपी नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हो गई। याद रखना, ठीक है ना। तो सांगा की मृत्यु हुई कालपी नामक स्थान पे, सांगा को जहर दिया गया। कौन से नामक स्थान पे? एरिच नामक स्थान पे सांगा को जहर दिया गया। तो एक तो ये याद रखिएगा आप, सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद तो मेवाड़ ले जाए ना, सांगा जीते जी तो मेवाड़ नहीं गया। तो अब मृत्यु होने के बाद अब सांगा को ले गया, मेवाड़ ले जाया गया। तो सांगा का अंतिम संस्कार हुआ, और सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। कहाँ पे? मांडलगढ़, ठीक है, भीलवाड़ा में। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। सांगा का छतरी यहीं पे है, तो सांगा की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। और सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? इसी मांडलगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ सांगा की छतरी स्थित है, ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कितने खम्भों की है? तो 12 खम्भों की। याद रखिएगा कि सांगा की छतरी कितने खम्भों की है? 12 खम्भों की छतरी है सांगा की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखो एक पॉइंट आता है सांगा का चबूतरा, ध्यान रखिएगा। और सांगा का चबूतरा बना हुआ है प्यारे साथियों बसबा में, और बसबा कहाँ है? दौसा, जहाँ सांगा का इलाज किया गया। और अगर बात करें हम तो सांगा का पेनोरमा, और सांगा का जो पेनोरमा बना हुआ है वो बना हुआ है खानवा में, और खानवा कहाँ है? दौसा, वो खानवा भरतपुर, रूपबास भरतपुर में, रूपबास भरतपुर में। ये है राणा सांगा के बारे में बातें। तो इस तरीके से सांगा की मृत्यु हो जाती है, और सांगा के बाद अब मेवाड़ की स्थिति में थोड़ी उथल पुथल मचती है, क्योंकि अब सांगा के बाद में सांगा का जो परिवार है वो 2 जगह है, एक मेवाड़, एक रणथंभौर, ठीक है। तो अब में सांगा के बाद के बारे में जो बातें आएंगी वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने एक ही क्लास में पूरा सांगा के बारे में हमने बात की है, तो आगे हम सांगा से बात करते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।